हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो एक किसी देश के नागरिक का विकास उस देश के विकास के साथ कैसे संबंधित है, किसी एक व्यक्ति की आय किसी राष्ट्र की आय कैसे बन सकती है, उसके राष्ट्रीय आय के निर्माण में किस तरीके से योगदान देती है वृद्धि में। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आय और अन्य लक्ष्य। शुरुआत तो अर्थव्यवस्था की शुरुआत किससे होती है? आय से ही होती है, उत्पादन से होती है। तो आय और अन्य लक्ष्य हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादन के लिए अच्छी कीमतें मिलें, ठीक है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपनी उपज का बेहतर दाम मिले, अच्छी इनकम हो उसकी, ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले, मतलब वे ज़्यादा आय चाहते हैं। जनरल सी बात है, आजकल हर कोई एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसे अच्छी ऐसी जॉब मिले जो जिसमें ज़्यादा इनकम हो उसे, ठीक है। तो हर कोई अपनी आय को दोगुना करना चाहता है। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हर कोई व्यक्ति अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाहेगा। आप खुद भी यही चाहोगे कि हमारे साथ हर कोई स्वतंत्रता से व्यवहार करे या फिर हर कोई इक्वली हमें ट्रीट करे, हमें भी आदर मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में ये चीज़ें चाहता है। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की आय उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से उसकी आय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि घर में लेडीज़ वगैरह होती हैं, महिलाएं होती हैं, जब वो बाहर काम करने जाती हैं तो एक तरीके से घर में उनकी एक छवि बन जाती है, भाई हाँ हमारी लड़की बाहर जॉब करती है, बाहर अच्छी जगह काम करती है और उसकी इतनी इनकम है। तो एक तरीके से उसकी इमेज जो होती है द अर्निंग वुमन की हो जाती है। जहाँ एक घरेलू हाउस वाइफ होती है, वहीं जब वो बाहर वर्क करने जाती है तो घरेलू हाउस वाइफ की इतनी कीमत नहीं रखते हैं लोग जितना एक अर्निंग वुमन की रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इमेज जो होती है वो अपने आप ही लोगों के माइंड में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। अतः लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के विषय में धारणा भी भिन्न होगी। ये तो आप सभी को पता है कि हर इंसान की सोच अलग होती है, और जब सोच अलग होगी तो हर इंसान के विचार भी अलग होंगे। राष्ट्रीय विकास से अभिप्राय किसी देश के विकास से है। राष्ट्र का मतलब कोई कंट्री, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास से अभिप्राय किसी देश के विकास से है। अतः हमें चर्चा करनी होगी कि किन तरीकों से राष्ट्र का विकास हो सकता है। अब हमें किसी राष्ट्र का डेवलपमेंट करना है तो हम किस तरीके से, किन स्टेप्स के जरिए राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब सबसे पहले विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए, आपने उसके बारे में तो पढ़ा होगा। विकसित और विकासशील देश के बारे में सुना होगा। जो विकासशील देश वो होते हैं जिनका डेवलपमेंट चल रहा है, अभी पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुई है, उनका डेवलपमेंट चल रहा है अभी। और विकसित देश वो होते हैं जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, जो विकसित हो चुकी हैं पूर्ण तौर पर, ठीक है। तो अब उनकी आपस में तुलना कैसे की जाए। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति जिस चीज़ को पसंद करेगा उसे वह आय के द्वारा ही खरीद सकता है।
इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में ही महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। तो भाई जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो अच्छी अच्छी और ब्रांडेड चीज़ें खरीदेगा, और जिसके पास कम पैसे होंगे वो कैसे ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकता है। तो आप बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि किसी भी देश को, किसी देश की आपस में दूसरे देश के साथ कंपैरिजन करनी है, या फिर हमें ये देखना है कि एक कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है दूसरी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इसके लिए हमें उसकी आय को देखना होगा। जिस देश की आय ज़्यादा होगी उसके पास सोर्सेज भी ज़्यादा होंगे डेवलपमेंट के, ठीक है। तो यही आय एक तरीका है जिसके जरिए किसी देश की आपस में तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट, एक देश की आय क्या है। एक देश की आय क्या होती है? साधारण शब्दों में किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, यानी कि किसी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनकी आय ही उस देश की आय होती है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। परंतु देशों के बीच तुलना करने के लिए इन देशों की कुल आय ज्ञात करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिसमें पॉपुलेशन कम है, ठीक है, पर फिर भी डेवलप कंट्री हैं। जबकि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है परंतु वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो हम ये आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ की जितनी जनसंख्या होगी उसका टोटल उस देश की आय होगी, राष्ट्रीय आय होगी। तो ये आंकड़ा नहीं लगा सकते, बल्कि हम उनका एवरेज लगाएंगे। तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति क्या होती है? पर कैपिटा इनकम क्या होती है? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो औसत आय निकाली जाती है। देश की कुल आय को, यानी कि टोटल आय जो देश की होती है वो प्लस कुल जनसंख्या, ठीक है, यानी कि देश की कुल आय को, जो कुल आय होगी देश की, उसको कुल जनसंख्या से क्या करना है? हमें डिवाइड करना है, भाग देकर जो औसत आय निकाली जाती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2010 में प्रति व्यक्ति आय $12,276 प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध या विकसित देश कहा गया है। तो विश्व बैंक जो होता है वो वर्ल्ड लेवल पर रिपोर्ट जारी करता है। हर कंट्री का अलग अलग तरीके से जांच करता है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, तो वही पैमाना जारी करता है। अब डेवलप्ड कंट्री वो होती हैं, यानी एक ईयर दे दिया है 2010, ठीक है। तो 2010 में प्रति व्यक्ति आय, वे देश जिनकी 2010 में प्रति व्यक्ति आय $12,276 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो उसे कौन सा देश कहा गया? उसे विकसित या समृद्ध देश कहा गया है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1,005 प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है, ठीक है। तो जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,276 है वो तो हो गए विकसित देश, और जिनकी $1,005 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय है वो कौन से देश हो गए? वो निम्न आय वाले देश हो गए, अर्थात विकासशील देश हो गए वो। भारत मध्य आय वर्गों के देशों में आता है। तो भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2010 में केवल $1340.4 प्रति वर्ष थी, ठीक है। भारत ना तो विकसित है ना विकासशील, बल्कि मध्य आय में आता है, यानी कि विकासशील देशों की जो आय होती है उससे भी कहीं ऊपर आती है भारत की आय, ठीक है। अब है विकास की धारणीयता। क्या होती है विकास की धारणीयता? मान लीजिए एक देश काफ़ी विकसित है, ठीक है, हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर क्या है? धारणीय नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये सोच सकते हैं कि हमारा देश डेवलप्ड हो, ठीक है, विकसित बने, तो विकसित बनने के साथ हमें उसके विकास की धारणीयता भी बनाए रखनी है। मीन्स कहने का ये है कि धारणीयता तात्पर्य ये है कि हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी अपने देश को सुरक्षित रखना होगा, ताकि हमारे देश का उपभोग हमारे आने वाली पीढ़ी भी कर सकें, ठीक है। जबकि बहुत से वैज्ञानिकों का ये दावा है कि आज के टाइम में ये बात बहुत ही अविश्वसनीय है, या फिर ये भी कह सकते चिंता का विषय है कि लोग जिस तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं संसाधनों का, रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं,
उससे वो भावी पीढ़ी के लिए नहीं बच पाएंगे, उनके समय तक नहीं रह पाएंगे वो। ठीक है, एक कोटेशन भी है, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ये कोटेशन है जो धारणीयता को विषय में चिंतित करती है। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। तो एक तरीके से उधार चीज़ है हमारे पास, जिसे हम नष्ट करे जा रहे हैं। हमें अभी इसे बचाना है। ठीक है, विकास के स्तर को इतना ज़्यादा बढ़ाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यूज़ हो सके। अब है नवीकरणीय साधन के संदर्भ में। नवीकरणीय साधन क्या होते हैं? वो साधन जिनकी पुनर्पूर्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका पवन ऊर्जा हो गया, आपका सौर ऊर्जा हो गया। नवीकरणीय साधन के संदर्भ में भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का ही एक उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनर्पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण, भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनर्पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं, उसका अधिक दोहन कर रहे हैं। नेक्स्ट है गैर नवीकरणीय साधन। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं या फिर अंधाधुंध प्रयोग करने से समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और उनकी पुनःपूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो जाएंगे अगर इनका अंधाधुंध इस्तेमाल होगा तो। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। ठीक है, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देश का विषय नहीं रह गया है, हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अगर पर्यावरण का दोहन करता है या पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है तो बाकी की कंट्री सेफ रहेंगी, क्योंकि अगर विश्व में कोई भी देश अगर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है तो उसका भुगतान सभी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्यावरण सबका साझा वो है विषय। अब एक आता है मानव विकास सूचकांक, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है। उसके बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर मापने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी देश का अगर मानव विकास सूचकांक निकालना है तो उसका मानव विकास का आधार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर मापने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, ठीक है, यानी कि लाइफ रेट, ठीक है, जीवन प्रत्याशा यानी कि कितने वर्ष तक वहाँ के लोग जीवित रह रहे हैं। ठीक है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं GDP, प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक चीज़ समझिए, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र होते हैं: स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच और शिक्षा। स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा। ठीक है, अगर जो कंट्री इन चीज़ों में निवेश करती है या फिर अपने लोगों के लिए इन चीज़ों को बेहतर बनाती है, वो कंट्री डेवलप्ड बन जाती है। आप जापान का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ के लोग कितना लाइफ लॉन्ग तक जीते हैं, है ना, यहाँ तक कि 200 वर्ष तक जी लेते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ का जो सिस्टम है वो हेल्थ और एजुकेशन दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, तभी तो वो इतना लाइफ लॉन्ग जी लेते हैं। ठीक है, अब भारत का HDI देखते हैं। भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, देखो जो HDI होता है मानव विकास सूचकांक, उसको UNDP जारी करता है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के अनुसार साल 2019 में मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई है। ठीक है, यानी कि कुछ बेहतर किया है उसने। अब भारत की HDI के मामले में 189 देशों के बीच रैंकिंग 129 हो गई है। ठीक है, पिछले साल भारत इसमें 130वें नंबर पर था। यानी कि भारत जहां 2018 में भारत की HDI के मामले में रैंक 130 थी, वहीं 2019 में आकर के वो अब कितनी हो गई, उसकी रैंक 129 हो गई है। यानी कि उसने बहुत सुधार किया अपने अंदर।
इस सूचकांक की वरीयता सूची में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी शीर्ष स्थानों पर हैं। यानी कि ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका STI बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत ही बेहतर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मानव विकास सूचकांक में अपने लोगों को बहुत ज़्यादा उनका विकास किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय पुरुषों की ये जो रिपोर्ट आई है UNDP की 2019 की, इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। भारत में जन्म के समय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जहां 68.2 वर्ष थी, ठीक है, भारत में जन्म के समय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जहां 68.2 वर्ष थी, यानी लोग जहां 68.2 वर्ष तक जिए हैं, वहीं महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.7% वर्ष, यानी कि 70.7 वर्ष दर्ज की गई। यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जी रही हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। खैर देखिए, ये हमारा लेसन अब फिनिश हो गया। Thank you so much for watching this video. Please do comment, like and subscribe my channel.